अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। मान लो हमारे पास एक बीकर था। बीकर के अंदर कुछ हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा था। मान लो कि NaOH का सॉल्यूशन दे रखा था या फिर H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा था। उसमें पानी डाला तो वो डाइल्यूट हो गया। तो अब हमसे इस सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन दे के इस सॉल्यूशन की मोलारिटी पूछ सकता है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2। वैसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब ये सॉल्यूशन था इससे कुछ मोल्स होंगे। जब हमने इसमें पानी डाला, पानी डालने पर जो सॉल्यूशन के मोल्स थे वो उतने ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इनिशियल केस में भी नंबर ऑफ मोल्स n थे, फाइनल में भी नंबर ऑफ मोल्स n थे। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 हो गया। ये इनिशियल मोलारिटी और इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम जो आएगा वो V1 प्लस V2 करके आएगा। ठीक है, V1 जो इनिशियल था, ठीक है, और V2 जितना डाला, मतलब टोटल वॉल्यूम आ गया एक टाइप से। तो अगर डाइल्यूशन का केस है तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब मान लो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। मान लो हमारे पास दो बीकर दे दिए, दो हमारे पास कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, सबसे पहला केस है अगर हमारे पास दोनों बीकर सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों एसिड हैं या फिर दोनों बेस हैं। अब उसने दो बीकर दे दिए, दोनों एसिड थे, एक HCl था एक H2SO4 था। तो उस केस के अंदर उसने कहा कि दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पर जो नई नॉर्मेलिटी आई वो बताओ क्या होगी, जो नई मोलारिटी आई वो बताओ क्या होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जनरली वो नॉर्मेलिटी पूछता है क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है और हमें वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं। इसी नॉर्मेलिटी के बेस पर ही क्वेश्चन आता है। तो अब जो हमारे पास इनिशियल मोल्स थे उनका जब सम करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का मोल्स था वो आ जाएगा। तो इनिशियल मोल्स कितने थे? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू वी। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी हमने बीकर ऐड किए, और फाइनल मोल्स हमारे ये आ गए, जिसमें जो नॉर्मेलिटी है वो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर है और V हो गया टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये केस तो तब था जब हमने सेम टाइप के सॉल्यूशंस को ऐड किया। अब मान लो अलग टाइप के सॉल्यूशंस को ऐड किया, जैसे कि एसिड और बेस को ऐड किया, तो उस केस के अंदर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? जो प्रीवियस केस था जिसके अंदर एसिड एसिड या फिर बेस बेस को कंबाइन कर रहे थे, उस केस के अंदर तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो तो डिसाइड करना सिंपल है। अगर एसिड एसिड कंबाइन करे तो जो सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक हो गया। अगर बेस बेस कंबाइन करे तो उसका सॉल्यूशन बेस हो गया। अब मान लो हमने एसिड और बेस कंबाइन किया तो उसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? वो डिपेंड करेगा किसकी N इंटू वी की वैल्यू ज्यादा है। अब मान लो हमने एसिड और बेस कंबाइन करें, एसिड के लिए N इंटू वी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है अगर, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम एसिड के N इंटू वी से बेस के N इंटू वी को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नेचर अपोजिट है इसीलिए यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लगाया। आई बात समझ में? मोर ओवर माइनस ही लगेगा, प्लस कभी लग ही नहीं सकता क्योंकि नेचर ओपोजिट है। अब जिसकी N इंटू वैल्यू हाइयर होगी वो आगे आ जाएगा और जिसकी N इंटू वैल्यू स्मॉलर होगी वो पीछे आ जाएगा। मान लो एसिड के लिए N इंटू वी की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें एसिड आगे आ जाएगा और उसमें से बेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी और जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 0.1 molar 100 ml H2SO4 solution is mixed with 0.1 molar 50 ml NaOH solution। तो H2SO4 और NaOH को हमने मिक्स किया, ठीक है, तो अपोजिट नेचर का मिक्स कर रहे हैं। देन डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी निकालनी है रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो NV1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर इस तरह से सॉल्व करो कि सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें दोनों के लिए N इंटू वी की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो सबसे पहले हमने N1V1 ले लिया एसिड के लिए, तो वो आ जाएगा, नॉर्मेलिटी क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी। H2SO4 के लिए जो N वैल्यू है, वैलेंसी फैक्टर है, वो 2 हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी 0.1 है, इसका वॉल्यूम है 100 ml।
इसको सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट से एक जीरो हो गया तो आ गया 20। ठीक है, मोल्स है तो इसी को यूनिट नहीं होगी। अब आई बात बेस के लिए N2V2, तो NaOH के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। NaOH के लिए n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी हो जाएगा। इसके लिए 1 इंटू 0.1 इंटू 50, ए पॉइंट हटाया 0 गया तो यहाँ पे 5 आ गया। अब n इंटू वी की वैल्यू एसिड के लिए ज्यादा है तो हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। तो N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू n रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम तो ऐड ही हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। अब 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो 15 इक्वल्स टू n, और इन दोनों को ऐड करने पे 150 आएगा। ये चला गया 10 टाइम्स और नॉर्मेलिटी आ गया 0.1। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 आ गई। इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग है। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जब H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है तो 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से हमें कितने लीटर ऑक्सीजन मिलता है। मैं बोलूं कि 5 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर मैं बोलूं 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ठीक है, 5 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से हमें 5 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है। मैं बोलूं X वॉल्यूम H2O2 मतलब 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से हमको X वॉल्यूम O2 मिल रहा है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में। तो इसको पढ़ने का, इस कोड को पढ़ने का मीनिंग ये होता है, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, it represents volume of O2 in liters obtained by decomposition of H2O2 solution, और वो भी कितना, वो भी 1 लीटर। स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं हमने। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं एक चीज बता दूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस वाले कॉन्सेप्ट से ये लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको रीड करने का मतलब क्या है कि इतने लीटर हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, जितना भी वैल्यू दे रखे हैं, कितने H2O2 से, 1 H2O2 से। आगे बात समझ में। और इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हो सकता है हमें रिएक्शन की जरूरत पड़े। तो रिएक्शन इस टाइप से होती है इसकी कुछ, कि H2O2 डिकम्पोज करता है H2O में और O2 में। अंडरस्टूड भी है कि जब H2O है, मान लो H2O2 बना है तो वाटर से ही बना होगा, वाटर में ऑक्सीजन डाल देंगे तो H2O2 बन जाएगा। जब उसको तोड़ेंगे तो अपोजिट रिएक्शन होगी, वाटर और O2 निकलेगा। इस तरह से रिएक्शन आ जाएगी। बैलेंस करने के लिए हाफ कर दो। ठीक है, ये रिएक्शन काम में आ सकती है। अब सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ही है, इनको रट लो तो लाइफ झिंगा लाला, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन में आज दे दिया कि मोलैरिटी दे दी सॉल्यूशन की, ठीक है, और पूछ लिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताओ, कहां से लाओगे, ढूंढते फिरते रह जाओगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है, मोलैरिटी दे रखी है उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर लो। याद रखने का तरीका, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है गैसेस सब्सटेंस के लिए, तो उसका हाफ कर दो। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 11.2। ठीक है, मोलैरिटी को जब हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और H2O2 के वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। ठीक है, H2O2 के लिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। तो जब हम मोलैरिटी को रिप्लेस करेंगे नॉर्मेलिटी से तो नॉर्मेलिटी बाय 2 आ जाएगा, 2 कटेगा, 11.2 से 5.2 रह जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मोलैरिटी इंटू 11.2, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को ही हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं और ये हमारे पास आता जा रहा है। अब स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में हमने देखा था कि स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ठीक है, अब मोलैरिटी की जगह मैं लिख दूं कि मोलैरिटी की जगह मैं लिख दूं स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलैरिटी की जगह लिख दिया मैंने स्ट्रेंथ और नीचे मोलर मास। मोलर मास कितना है H2O2 का, 34। ठीक है, तो S अपॉन 34 था और यहाँ पे 11.2 था, इसको 2 से काटा 5.6, इसको 2 से काटा 70। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू भी आ रखी है, सिंपल। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा
कि या तो इन तीनों फॉर्मूलाज को इंडिविजुअली याद रखो, ठीक है, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 11.2, ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू 5.6 और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इनटू 5.6 अपॉन 17। या तो एक फॉर्मूला याद रख लो, मोलारिटी इनटू 11.2, और इसका वैलेंसी फैक्टर याद रख लो, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर पता होगा तो हम उसको नॉर्मेलिटी में भी कन्वर्ट कर लेंगे और स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। आगे बात समझ में। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच है, सबसे पहले तो अब हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, ठीक है, नहीं वॉल्यूम ये वाला डेटा दे रखा है इस फॉर्म में, और हमसे पूछ क्या रखा है, स्ट्रेंथ पूछ रखा है। इस वाली लाइन को पढ़ने का मतलब क्या है, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, इसका मतलब ये कि जब 1 लीटर H2O2 डिकम्पोज होता है तो वो 10 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो जब हम इनिशियली इसको लिखते हैं H2O प्लस हाफ O2, ठीक है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये 1 मोल है, तो जो इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो आ जाएगा 34 ग्राम। 1 मोल है मतलब 34 ग्राम। अब ये हाफ मोल है मतलब 11.2 लीटर है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 11.2 लीटर इतने ग्राम से आ रहा है, 11.2 लीटर ऑक्सीजन इतने ग्राम H2O2 से आ रहा है, तो 10 लीटर जो हमें दे रखा है, 10 लीटर ऑक्सीजन कितने ग्राम से आएगी, यूनिटरी मेथड लगा लो, 11.2 से आ रहा है 34 ग्राम, 11.2 लीटर निकल रहा है 34 से, तो 10 लीटर कितने से निकलेगा, 34 अपॉन 11.2 इंटू 10, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये 30 ग्राम आ जाएगा, 30 ग्राम। तो ये 30 ग्राम हमको H2O2 चाहिए होगा 10 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है इस फॉर्म में, वेट पूछ रहा है टाइप से हमारे से H2O2 का। अब ऑप्शन में 30 ग्राम ना लिखा हो तो उसकी जगह ये लिखा हो सकता है कि 30/100, तो 0.3%, इस तरह से लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को भी हमको ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें दे रखा है 100 ml H2O2 solution or decomposition gives 10 power 5 ml O2, then find volume strength of H2O2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 1 लीटर H2O2 से हमें कितने लीटर ऑक्सीजन मिल रहे हैं। जितने लीटर ऑक्सीजन मिल रहा होगा वही हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 ml से H2O2 से हमें 10 पावर 5 ml ऑक्सीजन मिल रहा है। 1 लीटर मतलब 1000, तो मतलब हम 1 0 और बढ़ा दें, तो यहाँ पर भी 1 0 और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 10 पावर 6 हो जाएगा। ml है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 लीटर, यही हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1000 वॉल्यूम H2O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। अब हमें स्ट्रेंथ दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर और हमसे पूछ क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज लगा दिया ना, तो याद करो परसेंटेज आते ही मैक्सिमम वैल्यू 100 हो जानी चाहिए। परसेंटेज का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि ऊपर ग्राम है तो नीचे ml है, और इनटू 100 कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। आगे बात समझ में। अब 10 वॉल्यूम H2O2 है, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड, उससे तो हम सिर्फ वेट निकाल सकते हैं H2O2 का। मान लो हमने वेट निकाल लिया, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से लाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें जो हमने प्रीवियस 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे उसी का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें भी मान लो मोलारिटी वाला फॉर्मूला लें कि स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 11.2, मोलारिटी निकाल भी ली,
तो उससे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया इक्वल्स टू स्ट्रेंथ इनटू 5.6 अपॉन 70। तो हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है इनटू 17 अपॉन 5.6। ये 3 टाइम्स चला गया तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई 30, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। तो मतलब ग्राम और नीचे लीटर, लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml। और अगर हम जब इसकी डिफाइन देखें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, तो उसकी डिफाइन होती है द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई 30 ग्राम पर 1000 ml। तो 30 ग्राम सॉल्यूट है 1000 ml में, बट हमें चाहिए कितना, 100 ml में। तो हम यूनिटरी मेथड लगा लेंगे कि अगर 1000 में 30 है तो 100 में कितना होगा, 3। और यही हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। तो आंसर हमारा 3% चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मेन पॉइंटर्स थे, इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।